आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को सोहेल मकबूल का सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के घर घर की आवाज कश्मीर ग्लोबल टाइम्स और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स से मैं आपका मेजबान सोहेल मकबूल। इस वक्त जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल जो है काफी ज्यादा गर्म हो गया है। अगरचे हम सेंट्रल कश्मीर की बात करें तो अब एक ही दिन रह गया है, वहां पे बाज़ाब्ता तौर पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन अगर सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट जो है ये भी कह सकते हैं कि हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि कई सारे फेसेस जो है दिग्गज फेसेस मैदान में है। उन्हीं में से एक शख्सियत जिनको आप जानते ही होंगे, जो सोनावारी में एक्स MLC भी रह चुके हैं। जनाब हमारे साथ यहाँ पे यासिर रशीद साहब मौजूद है। तो कई सारे लोगों ने जो है इल्जाम भी लगाया कि यासिर रशीद साहब जब MLC थे तो इन्होंने अपने टेन्योर में क्या कुछ किया सोनावारी के अंदर। तो और भी कुछ सवालात है जो हम यासिर साहब से पूछने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो सबसे पहले सर सवाल यही रहेगा, पिछली बार भी आपने आपको यही सवाल बताया कि आपने अपनी टेन्योर में जो है क्या कुछ किया, लेकिन उसके बाद जो है कई सारे लोगों ने बताया कि आप फिर से यासिर साहब को जरूर पूछेगा कि यासिर साहब ने सोनावारी में खास कर क्या कुछ किया, क्या कुछ डेवलपमेंट की जब यासिर साहब वहां पे MLC थे। ठीक है मेरे भाई, आपको आज ये समझने की बहुत ज़रूरत है जी। देख लीजिए, अगर हम पहले ये गिनेंगे कि हमने क्या किया, हमने बहुत कम टाइम था, 2-2.5 साल टोटल थे, उस दौरान हालात भी खराब रहे जी। लेकिन तब भी अगर गिने जाएंगे तो जो एक साइड उनके 18 साल के काम होंगे, दूसरी साइड से हमारे 2.5 साल के काम होंगे। जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे, चाहे वो रोड्स के हवाले से हो, चाहे वो बिजली के हवाले से हो, चाहे वो रिसीविंग स्टेशंस हो, चाहे वो हाजिन के टाउन की बात की हो, वहाँ पर जब तक मैं नहीं था तब तक उनको घुटनों तक पानी होता था, ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, कोई काम नहीं था, मैगडमाइजेशन नहीं थी। वो प्रोजेक्ट सारे हमने उस वक्त सैंक्शन करा दिए और अल्लाह का शुक्र व एहसान है वो सारे प्रोजेक्ट्स हो गए। मुझे बड़ी खुशी है और इत्मीनान के साथ मैं कह सकता हूँ कि मुझे जब मैं हाजिन की वो हालत देख रहा था उससे पहले तो मुझे रोना आता था और मैं अपनी बेबसी से कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि उससे पहले हम अपोजिशन में थे। अकबर साहब उससे पहले मिनिस्टर भी थे, स्पीकर भी थे, उससे पहले डिप्टी स्पीकर भी थे, MLA भी रह चुके थे, लेकिन उन्होंने हाजिन को बिल्कुल इग्नोर किया था। लेकिन मैंने सारी, जबकि मुझे हाजिन से वोट नहीं मिला था, बिल्कुल कम वोट मिला था, लेकिन मैंने सारी एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पर लाया था, चाहे वो बीजेपी के मिनिस्टर्स थे या बाकी मिनिस्टर्स थे, अपने मिनिस्टर्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो मैंने उनके दरवाजे तक उनको लाया था। बानियारी के मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए थे कि उनके डेवलपमेंट के हिसाब से। अगर हम वो देखे जाएंगे तो डेवलपमेंट के हिसाब से वो नहीं कहेंगे मुझे कि मैंने कुछ नहीं किया। हाजिन को जब हम देखेंगे, अगर वो याद करेंगे तो उन्होंने 2 जूते रखे थे कमरे, घर से बाहर निकलने के, जब वो कोचुम से गुजरते तो एक निकालते थे, तो जब वो बच्चे बेचारे वर्दी लेके वहां पर पहुंचते थे मार्केट में, फिर वो जूते पहनते थे। तो बेबसी और कसम पुरसी का हालात था उनका। लेकिन मुझे इत्मीनान है, भले वो वोट दे या ना दे, लेकिन मुझे इत्मीनान है मैंने उनके लिए कुछ किया है। इसलिए सर ये भी सवाल है, खासकर कई सारे लोगों ने बताया कि यासिर साहब जो है शायद ये सीजनल पॉलिटिक्स जो है सीजनल पॉलिटिशियन है। ये तो किस तरह से इस चीज को देखिए, कई सारे लीडरों ने इल्जाम लगाया। देख लीजिए, जो वो लोग हैं वो पॉलिटिक्स तब खाली 2 चीज़ों पे करते हैं, एक तो चहरों में जाने के लिए और दावतों में जाने के लिए। इसलिए मैं उनके मुकाबले में सीजनल ही हूँ। मैं उसी वक्त उसी सीजन में पॉलिटिक्स करता हूँ जब पॉलिटिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि सीजनल का मतलब ये है कि जब जैसे डॉक्टर को एक काम होता है डॉक्टरी करना, टीचर को काम होता है टीचरी करना, पॉलिटिशियन को अपना काम है, उसको थोड़ी चहरों पे जाने की जरूरत है, जफात खवानी करने की जरूरत होती है और खाली दावतें खाने की जरूरत होती है। एक जगह वो 4 जगह दावतें खाते थे उसमें, हमारा वो काम नहीं था। अलबत्ता आज जो मामला मैं आपसे कह रहा हूँ, आज मैं हर उस शख्स, हर उस बंदे से कह रहा हूँ, पहले मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, अपनी पार्टी वाले, जिन्होंने अपने आप को कहा है कि हम अपनी पार्टी तो खुलेआम कह रहे हैं कि मैं बीजेपी का हिस्सा हूँ, बीजेपी के साथ उन्हें इलेक्शन लड़े हैं, बाकी चीज लड़े हैं, प्रॉक्सी उन्होंने तो कहा है खुलकर, उनका अलायंस था अपनी पार्टी वालों का। 2 चीजें हैं, हमें जो भी छीना है वो बीजेपी ने छीना है,
اس لیے بی جے پی کے ساتھ ملنے کے لیے تو کوئی بہانہ ہم یہ کہیں کہ یاسر رشید صاحب جو ہے بی جے پی کے خلاف ہے، کیونکہ جس طریقے سے نیشنل کانفرنس کے ہلال اکبر لون نے بتایا کہ جو جہلم کے پار رہتا ہے، یعنی آپ پہ اشارہ دیا اور بتایا کہ وہ بی جے پی کا ایجنٹ ہے، تو آپ بی جے پی کے ایجنٹ ہے یا بی جے پی کے خلاف ہے؟ دیکھ لیجیے، مجھے بتا دیجیے، میں بار بار وہی میں اگر آپ مجھے بات کرنے دیں گے میں آپ کو کھل کر بتانا چاہتا ہوں. تو ایک اپنی پارٹی ہے جس نے کہا تھا کہ میں بی جے پی سے ملوں گی تو میں وہاں سے کچھ حاصل کر سکتا ہوں، لیکن وہاں سے بی جے پی تو چھیننے والوں میں سے، وہ تو کچھ دے گی نہیں ہمیں. بی جے پی نے سب کچھ تو چھینا ہے، جب کچھ تھا تو کانگریس نے چھینا تھا اس سے پہلے. تو اب ہمیں ایک معاملہ ہے، میں نے پرسوں بھی ایک کسی انٹرویو میں کہا تھا، ہمیں آج نہ کوئی نیشنلی کو مانتا ہوں میں کسی کو، نہ میں کسی کو اپنی پارٹی والا کا مانتا ہوں، نہ میں کسی کو بی جے پی والا مانتا ہوں. میں کہتا ہوں آج ہمیں سبوں کو مل جل کر ہمیں جو کمی ہے آج، جو ہم سے سب کچھ چھینا گیا، آج ہمیں اگر پیدا کرنا، ہمیں ایک لیڈر بنانا ہے، ایک جماعت بنانی ہے. ایسا لیڈر بنانا ہے جو مضبوط ہو، جو ڈرے نہیں، جو جھکے نہیں، جس کو ہم جیل سے نہیں ڈرا سکتے، جو بکے نہیں. بالکل بکنے کا تو سوال ہی نہیں. تو مطلب انجینئر صاحب تو بکنے والوں میں سے ہے نہیں، جس نے اپنے ٹائم پہ اپنے وقت میں بالکل یہ ثابت کر دیا کہ بڑے ہی مجھے 5.5 سال آپ تہاڑ میں رکھ دو، لیکن میں تب بھی وہی بات کروں گا جو اس سے پہلے بات کر رہا تھا. میں وہی بات کہوں گا جو کشمیر کے معاملات ہیں ان کو میں اجاگر کر دوں گا، بھلے مجھے جیل میں رکھا جائے. 5.5 سال تک مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایسا لیڈر یہ بنا ہوا ہوگا، یا ایسا سخت پتھر ہے اور سخت انسان ہے، اپنے کول اور فیل میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس کو اپنے بات پہ اڑا ہوا انسان ہے. مجھے بھی یہ اندازہ، کیونکہ لیڈر کو پہچاننے میں انسان کو ٹائم لگتا ہے، رائٹ، لیڈر بننے میں بھی ٹائم لگتا ہے. لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اگر واقعی یہ مسئلے چھوٹے ہیں کہ میں بنوں ایم ایل اے یا ہلال لون بنے یا امتیاز پرے بنے، یہ چھوٹے معاملے ہیں. معاملہ بڑا ہے، اس سے معاملہ یہ نہیں ہے. اگر ہم کہیں گے نیشنل کانفرنس کو کہیں گے، نیشنل کانفرنس نے 75 میں اس سے پہلے بیچ دیا سب کچھ، اس نے اپنے ٹائم پہ سب کچھ تو بیچ ہی دیا تھا. مطلب 75 میں اس نے ایکارڈ کیا تھا. 75 میں ان لوگوں پہ افسوس ظاہر کرتا ہوں جو لوگ ابھی بھی نیشنل کانفرنس میں بھروسہ کرتے ہیں اور اس کو ووٹ دیتے ہیں یا اس کا ساتھ دیتے ہیں. کیونکہ آپ کو تو انداز ہے 75 میں تو انہوں نے سب کچھ تو بیچ دیا تھا ایک چیف منسٹری کے لیے. 96 میں اٹانومی کے لیے منسٹری لی تھی فاروق صاحب نے اپنے عمر صاحب کے لیے، تو کہا تھا یہ سب کچھ ہے، اگر کچھ ہوتا. 370 جب چھینا گیا تھا تب تو اس کے 3 ایم پیز ہے، ایک ایم پیز نے یہ تک نہیں کہا میں تنخواہ نہیں لوں گا، یہ تک نہیں کہا. اس اسمبلی نے ہمیں سب کچھ، اس پارلیمنٹ نے ہمیں سب کچھ چھینا ہے، اس کا تنخواہ مجھ پہ حرام ہے، یہ تک نہیں ان کی جرت ہے. تو ہم ان کو کیا کہیں گے؟ کیا لیڈر وہ یہ ایسے ہوتے ہیں جو 3 لاکھ کی شرٹ پہنے گا، کیا اس کو لیڈر بناؤ گے؟ آپ عمر صاحب کو لیڈر مانو گے جو 1 لاکھ کا بیلٹ لگاتا ہے، جس کے پاس 2 لاکھ کا جوتا ہوتا ہے؟ کیا ایسے لیڈر بنتے ہیں؟ لیڈر جو ہوتا ہے وہ قوم کا ہمدرد ہوتا ہے، اس کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ مجھے 2 لاکھ کا بیلٹ پہننا ہے، 1 لاکھ کا جوتا پہننا ہے. اس کو یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے قوم کی بات کریں، ہم کیسے مسئلے مسائل سامنے رکھیں. ان کو خالی کرسی کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ نیشنل کانفرنس کو وہ اپنا کوئی بھی کمپرومائز کرے گا کرسی کے لیے، جیسے انہوں نے کیا تھا. میں یہی کہتا ہوں آج قوم سے، میں نے اسی لیے کہا کوئی بھی آج نیشنلی نہیں ہے، میں ہر جوان سے کہتا ہوں ہمارا فیوچر ڈارک میں ہے، ہمارا مستقبل ختم ہے، ہمارا سب کچھ چھینا گیا ہے. ہمیں ایسا لیڈر چاہیے جو نہ پاکستان کا کوئی غلام ہو نہ دلی کا کوئی غلام ہو، جس نے کوئی وائلنس کی ہو نہ کوئی چیز، جس نے کہا ہے پتھراؤ حل نہیں ہے، بلکہ بچوں کو کہا تھا آپ کا ٹائم ہے اسکول جانے کا، ادھر جاؤ. بندوق تو یہاں آیا تھا، کیا کیا حاصل؟ 6 مہینے ہڑتال رہے، کیا کیا حاصل؟ کچھ حاصل ہوا؟ آج اگر ہمیں حاصل ہوگا وہ اسی ووٹ کے ذریعے ہوگا، کیونکہ یہ جو ووٹ جو ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. اگر مودی جی کو جواب ہوتا، اگر مودی صاحب کو ملا ہوتا تو وہ یہ نہیں کرتے، کیا نام ہے اس کا، وہ نیتیش کمار کو نہیں ہاتھ پاؤں جوڑتے کہ مجھے سپورٹ کرو، خود ہی 400 سیٹیں لیتے. اس لیے میں ہر شخص، ہر بندے سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پہلے ووٹ آپ آ جائے. یار یہ تو بالکل چھوٹی بات ہے کہ نیشنل کو بننا ہے، عمر صاحب وہ تو چھوٹی بات ہے. ہمیں اپنا لیڈر بنانا ہے، وہ بھی ووٹ کے ذریعے، اسمبلی کے ذریعے.
वायलेंस यासिर रशीद साहब का ख्वाब क्या है सोनावारी को लेके? सोनावारी के लिए ही नहीं, कई सारे लोगों ने ये भी बताया कि यासिर रशीद को जो है अल्लाह ताला ने हर चीज से जो है नवाजाई है, लेकिन खासकर अभी भी ये सियासत कर रहा है, तो इसका मंशूर क्या है सोनावारी को लेके? देख लीजिए, मुझे नहीं है, मुझे खाली मुझे सोनावारी का मंशूर नहीं है। सोनावारी सड़क तो आप पूरी जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ सड़कें, कोचे, गलियां ये बनेंगे, कम बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। अगर हम कहेंगे तो वो तो बनाने ही है। देखो, हम कहेंगे कॉलेजों की बात, बड़ी बात कहते हैं हमने कॉलेज लाए हैं, तो मैंने तो हाजिर को 2 सालों में खाली 2 साल MLC था, मैंने कॉलेज दिलवा दिया। उनकी सारी डेलीगेशन, मरहूम मुश्ताक साहब मेरे साथ थे, बाकी थे, मैंने उधर ही सैंक्शन करवा दिया था। ये छोटे मामले होते हैं, ये बड़ा मामला जो है हमारा तशक्कुस उड़ा दिया गया, हमारा 370 लेके सब कुछ खत्म किया गया। तो कल जाके अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल MLA बनते हैं तो आप इसके लिए प्रोटेस्ट भी करेंगे दिल्ली में? यार, ये प्रोटेस्ट किसी मसला नहीं है, हमें एक मामला है, हमारा मामला ये नहीं है कि खाली प्रोटेस्टों से, हमें ऐसी लीडरशिप बनानी है जो दिल्ली में बात करे, जो अपनी बात रख सके दिल्ली में। दिल्ली हमें उसको लगना चाहिए कि नहीं, कश्मीरी लोग इस लीडर के साथ है, जो ये बात करता है ये कश्मीरियों की बात करता है। जैसे कि अभी इंजीनियर रशीद एक आवाज है, वो हर उस जवान की आवाज है जो बात करना चाहता है, जो जिसकी घुटन थी, उसको लग रहा था मेरा मुंह, मेरे स्पीकर आज इंजीनियर रशीद है, वो घुटन कम हो गई है। आप देख लीजिए, हवा में, फिजा में एक जैसे खुला सा माहौल है इस भी बात करने का। ये आवाज जो है तो वो तो कोई वायलेंस की बात तो कर नहीं रहा है, वो तो कोई ऐसी बात कर नहीं रहा है, वो वही बात कर रहा है जो जवानों के दिल में है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बता रही है कि इंजीनियर रशीद जो है पहले तो रायशुमारी की बात करते थे या ऐसे भी कुछ मसलों पे बात करते थे, लेकिन आज वो नहीं है। नहीं, बात तो करते हैं, अभी भी तो कहते हैं मसले कश्मीर, तो अभी भी इंजीनियर कहते हैं मसले कश्मीर। ये 2 चीजें, मसाइल कश्मीर और मसले कश्मीर, हमें दोनों चीजें लेके चलने हैं, मसाइल कश्मीर और मसले कश्मीर, ये दोनों चीजें। मैं फिर से कह रहा हूँ आज आपको, आज यासिर रशीद को बनाओ या ना बनाओ ये मसला नहीं है, इम्तियाज परेख को बनाओ या ना बनाओ, या हिलाल साहब को बनाओ या ना बनाओ, या किसी और को बनाओ या ना बनाओ, हमें मसला है क्या हम क्यों उमर साहब को बनाएंगे जिसने सब कुछ, जिसको ये दम नहीं है। जब वो कुछ दिनों ही गेस्ट हाउस में रखा गया था, बड़े आलीशान में, वहाँ सब फैसिलिटीज थी, मैं भी बंद था संतूर में, हमें भी सारी फैसिलिटीज थी, ऐसा नहीं था कि मैं कहूँगा नहीं थे। क्या फिर वो इतनी दाढ़ी बना के फिर आया कि जब कोई सब कुछ हो तो सब कुछ हार दिया था, बस मुझे अब कुछ, क्या आप उस शख्स को ये करते जिसने वादा किया था जब तक स्टेट नहीं आएगी, झूठ देखो कितने बोलते हैं ये, मैं तब तक इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो अब 2 जगह लड़ रहा है। क्या हमें इन्हीं पे भरोसा करना है? क्या हमें ऐसा लीडर बनाना है जो 5.5 साल जेल में रह के भी अपनी आवाज नहीं बदली, उसने अपने कोल फाउल में उसको तजाद नहीं है, अपनी जो बात वो कह रहा तब कह रहा था, अभी भी बात कह रहा था। देख लीजिए, इंजीनियर साहब जब जेल से आए, हालात अभी बहुत कुछ अलग है, कोई लीडर बात नहीं कर रहा था, कोई कुछ नहीं। आप देख लीजिए, एक ही आवाज है, मैंने कहा ना, जवानों की, लोगों की, कश्मीरियों की। अगर कोई इस वक्त, मैं ये भी नहीं कहूँ स्पीकर, मैं कहूँगा बिल्कुल मुंह है वो उनका, जुबान है वो इनकी, जो वो जुबान से कहना चाहते थे दिल्ली को या बाकी, तो वो इंजीनियर साहब कह रहे हैं। क्योंकि बंदूक से कोई मसला हल नहीं होगा यहाँ पर, चाहे कश्मीरी का बंदूक हो या दिल्ली का बंदूक, मसले से नहीं होंगे हल तो है कश्मीर का, तो एक घुटन तो है, हमसे 370 छीना गया है, हमसे 35 छीना गया है। हमें ऐसा लीडर चाहिए, ऐसा शख्स चाहिए जो जिसको ये डर ना हो, जिसको ये खौफ ना हो, जिसको करप्शन ना हो, जिसको क्रिकेट स्कैंडल ना हो, जिसको बाकी चीज ना हो। बहुत से मामलात हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ उम्मीदवार बता रहे हैं कि ये हमेशा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही तनकीद का निशाना बनाते हैं, बीजेपी को जो है बहुत कम तनकीद का निशाना बनाते हैं, ऐसा क्यों? देख लीजिए, बीजेपी कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों का इल्जाम है। देख लीजिए, बीजेपी तो हमारा चीफ मिनिस्टर भी था नहीं, न प्राइम मिनिस्टर था। जो छीना है वो तो, अगर अफजल गुरु की जब मकबूल बार की फांसी की सैंक्शन दी गई थी तो वो किसने दी थी? किसने दी थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी। जब अफजल गुरु की फांसी का टाइम था तो सुबह सुबह किसने कहा था कि उसकी फांसी दे दीजिए? वो तो उमर साहब का टाइम था। मुझे बता दीजिए, यहाँ पर पोटा किसने लाया था? यहाँ पर बाकी चीजें किसने लाई थी? जो भी यहाँ पर हुआ, जमात इस्लामी को किसने, जब उनको ये गए थे, किसने हजारों वो मकान जलवाए थे, किसके दौर में? अच्छा, मुझे बता दीजिए, पावर प्रोजेक्ट किसने भेजे? यहाँ पर किसने यहाँ पर सब कुछ लूट लिया है? यहाँ पर किसने करप्शन? नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि आप ही मुझे बता दीजिए, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस आ जाए, वही हिलाल साहब मुझे आ जाए, वही उमर साहब मुझे आए। लेकिन पीडीपी की बात करें तो यासिर साहब, अगर आपकी बात करें तो आप भी पीडीपी में MLC थे, लेकिन
पीडीपी ने यहाँ पे बीजेपी के साथ जो है अलायंस किया, उसके बाद यहाँ पे 370 और 35 को हटाया गया। देख लीजिए, जब हम पीडीपी के साथ थे तब हमारा मंशूर उन्होंने अलग मंशूर बताया था कि ये नहीं, फिर तो उसी वजह से आप उसमें चले गई, उसी वजह से आपने रिजाइन पेश किया। नहीं, उस वक्त नहीं हुए थे इख्तिलाफात, इस पे हुए थे कि हमने उनको कहा था कि फिर हमने जब अलायंस किया था तो उस वक्त पीडीपी ने हमें ये बता दिया था, हमारे साथ बात हुई थी, इनके साथ हमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक है जी। वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कोई हुआ नहीं इम्प्लीमेंट, तो इख्तिलाफात उस पर शुरुआत हुई। अच्छा, इख्तिलाफात उस वक्त पीडीपी में शुरू हुए कि वो हमें क्या करना है। अगर आपने कहा हमने बीजेपी के साथ किया है, मैं नहीं कह सकता हूं कि पीडीपी का था कि नहीं, हो सकता है बीजेपी ने उनको धोखा किया है, ये भी है, बीजेपी ने धोखा भी कर दिया हो, लेकिन मामला ये है कि एक तो हमारा तो जवाब तो उनको पूछना था अपने लीडरशिप। नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही आप खफा है? नेशनल का देखिए, मैंने कहा ना, अगर पीडीपी को कितने टाइम मिला, एक टाइम 3 साल मिले, दूसरे टाइम 2 साल मिले, हो गए 5 साल। 75 से लेके आज तक गिन लीजिए किसकी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। नेशनल जो भी हुए, जो भी कुछ हुआ, वो मैंने कहा 2 फांसियां लग गई यहाँ पर, किसके टाइम पे हुए? नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम हुए। इतने जवान जेल में हो गए, इतने कत्ल गारत हुए, सबसे ज्यादा पैलेट गन किसने पहले लाया यहाँ पर? नेशनल कॉन्फ्रेंस लाया। मुझे बता दीजिए आप, हम कसूरवार उनसे नहीं ठहरे, मैं नेशनलियों को नहीं कह रहा हूँ। नेशनली जो है वो आम इंसान बेचारा है, वोट डालने वाला, मैं उसको नहीं कहता, मैं उसको कहता आप मजलूम है, आप ना, आपको खबर नहीं है, हमें जो भी किया है वो इस तंजीम के जरिए हुआ है। मैं आज उमर साहब को भी कहता हूँ, आपको भी चाहिए अपना लीडर ढूंढना, अपना लीडर ढूंढो, आप अपना ऐसा लीडर बनाओ, आप भी कश्मीरी हो, अपना लीडर बनाओ। लीडर अगर आपको है, वो आपको इंजीनियर रशीद है। अब खासकर इलेक्शन का काउंटडाउन जो है शुरू हो गया है, 1 तारीख को यहाँ सोनावारी के अंदर भी वोट डाले जाएंगे, तो अब क्या कुछ पैगाम रहेगा, या लोग आपको क्यों वोट डाले, क्या कुछ मंशूर लेके वोट डाले, आवाम के लिए क्या कुछ पैगाम रहेगा आपकी तरफ? देख लीजिए, मैं नहीं कहूंगा लोगों को आप खाली मुझे वोट डालो, एमएलए कोई भी बने, मसला एक ही है, मैं बनूं या हिलाल बने, काम को कम करेगा कोई, ज्यादा करेगा कोई, 2 चीजें हैं। मैं फिर कहूंगा वही, अगर वो आज भी तैयार हो जाए, हिलाल साहब और या इम्तियाज साहब, वो आ जाए, वो कहें हम इंजीनियर रशीद के मंशूर के साथ हैं, तो मैं अगर दूसरे दिन जब मैं विड्रा कर दूंगा। आप विड्रा करेंगे? विड्रा तो होगा नहीं, अब इलेक्शन तो वोट तो डालने, मैं दूसरे दिन रिजाइन कर दूंगा। अगर वो कहेंगे हम इंजीनियर साहब के मंशूर के साथ है, अगर वो कहेंगे हाँ हम एक लीडर बनाना चाहते हैं, मैं आज कह रहा हूं, लिख के देता हूं, खाली एक दिन, दूसरे दिन अगर वो कहें हाँ हमारा वोट भी इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को है, तो मैं दूसरे दिन रिजाइन कर दूंगा। ये लिख लीजिए, आज एडवांस में रिजाइन साइन करके रखूंगा, आ जाए वो। ये वादा कर रहे हैं? वादा नहीं, मैं तो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, लोगों के सामने बता रहा हूँ, एक रिजाइन करके रख दूंगा। अगर वो आ जाए और कहें कि हाँ अगर यहाँ लीडर कोई है, अगर हमें एक पार्टी बनानी है, हमें एक जमात बनानी है, अगर वो इस पे तैयार हो जाए, अगर वो वाकई लोगों के खैर खा हैं, अगर वो वाकई लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, साढ़े पानी बिजली है तो गवर्नर के दौर में भी हो गए, हमें एक लीडर जो मसाइल हैं, हमें बड़े मसले हैं जो हमसे सब कुछ ना, उन पे बात करें, वो मुझे मेरे साथ आ जाएं, मुझे आज ही करें, हम एक एग्रीमेंट करेंगे, वो इस चीज को तस्लीम करें, हम इसके साथ में दूसरे दिन रिजाइन करते हैं। तो अब सोनावारी के लोगों के लिए जो अभी आपको देख रहे हैं, उनको भी मैं यही कह रहा हूँ, आपको भी एक लीडर की जरूरत है। आज सोनावारी, बारामुल्ला, बांडी, हर किसी को आज हमें एक लीडर की जरूरत है। चलिए, वक्त देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जनाब यासिर रशीद साहब, जो कि कैंडिडेट है यहाँ एआईपी के सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, जिन्होंने कई सारे जो है बातें कही इसमें, और हमने भी कई सारे जो है इनसे सवालात किए। तो आज के इस लाइव शुमारे में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान सोहेल मकबूल को।